हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में एमएड एंट्रेंस 2025 के लिए मैराथन क्लास हम लेकर आए हैं। तो इस मैराथन क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, जिनमें 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 10 करंट अफेयर और 20 मेंटल एबिलिटी। यानी बिल्कुल वही पूरा पैटर्न जो आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। और अगर मैं बात कहूँ तो ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो 2024 के पेपर में आपसे पूछे गए थे। बस इनको हमने यहाँ पर एक वीडियो में संकलित कर दिया है, जिससे कि आपको बार बार वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 2 मैराथन क्लास हो जाती हैं। एक मैराथन क्लास वो है जिसमें हमने सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले 100 क्वेश्चंस को किया है, और दूसरी जो मैराथन क्लास है इसमें हमने जो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के अलावा बाकी 4 सेक्शन है उसके 50 प्रश्नों को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन आपके सामने आ रहा है। सबसे पहला सेक्शन आपका हिंदी का। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के 10 प्रश्न करते हैं, उसके बाद इंग्लिश, फिर करंट अफेयर, उसके बाद मेंटल एबिलिटी। तो इस तरह से ये यहाँ पर पूरी आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। तो एक बार पेपर से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, और साथ ही साथ जो दूसरी मैराथन क्लास है जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाली, उसको भी आप यहाँ पर ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पहला प्रश्न आपका हिंदी भाषा का है, और अब हम यहाँ पर इन्हीं 10 प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा अभी नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, संघ में इनमें से कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम हमने बहुत अच्छे से आपको पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है। तो संघ का मतलब होता है समूह। तो समूह, इससे इजी क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि हो ही नहीं सकता है। तो ये आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। पहले प्रश्न का ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अनंत का विलोम क्या है। ठीक है, तो अनंत का विलोम, अनंत का मतलब क्या होता है, मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो इन्फिनिटी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अनंत है, जिसका कोई और छोर का हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्र का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आहूत, आहूत का जो विलोम होता है वो होता है अनाहूत। ठीक है, और असीम, अनंत और असीम ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, विलोम नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होता है। अनुकूल और प्रतिकूल, इसका अनंत से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो प्रश्न है इसमें चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर मतलब गलत दिए हुए हैं। अनंत का इनमें से कोई भी विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो अनंत का इनमें से कोई भी विलोम शब्द नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर सभी को, यहाँ पर उनके आंसर जो है वो, मतलब उनके मार्क्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो मतलब कोई सा भी नहीं होगा। हालांकि इसकी जो आंसर की है उसमें इसका आंसर सी दिया हुआ था, लेकिन सी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विलोम पूछा है, और असीम जो होता है वो अनंत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा, दुश्मन होगा, हेम होगा, दुश्मन होगा, मतंग होगा, या फिर स्वजन होगा। ठीक है, तो कुंदन दोस्तों क्या होता है, कुंदन कहते हैं सोने को। सोने का पर्यायवाची होता है कुंदन, जिसको आप स्वर्ण भी कह सकते हैं, अगर शुद्ध भाषा में कहें स्वर्ण, या कनक, कनकते सौगुनी आपने सुना होगा, इसको कनक भी कह सकते हैं। उसके अलावा इसको हिरण्य कहते हैं, हिरण्य। उसके अलावा भ्रंगार, भ्रंगार, ठीक है, ये भय है। उसके अलावा अग्निज, अग्निज भी कहते हैं इसको। और एक और इसका पर्यायवाची होता है चामीकार। क्या होता है, चामीकार। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखेंगे। सोने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका होगा हेम। हेम, हेम जो है वो भी आपका सोने को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सबका आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन का तो मतलब ही नहीं है सोने से कुछ। स्वजन मतलब जो अपने परिवारीजन होते हैं उनको कहते हैं। और मतंग, यहाँ पर अगर आपको मतंग परेशान कर रहा है तो मैं बता दूं कि मतंग कहते हैं हाथी को। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची मतंग होता है। तो हेम हो जाएगा यहाँ पर इसका, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता की जो शुद्ध वर्तनी है वो आपको बतानी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 5 पर जैसे ही हम चलते हैं तो यहाँ पर संधि के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि अत्याचार की सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो संधि भी हमने आपको पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो अत्याचार, तो अति प्लस आचार होता है, ये आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती है और स्वर संधि में भी आपकी ये यण संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि यदि ये और वह से पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाता है, ये या वह से पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर यण संधि है। ठीक है, 99.99% केसेस में ये फॉर्मूला आपका लग जाता है कि जहाँ पर भी ये या वह से पहले आधा वर्ण आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर यण संधि है। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अति प्लस आचार। अगर आपसे संधि पूछता कौन सी संधि है तो ये आपकी यण संधि है, और यण ना पूछ करके स्वर संधि या व्यंजन संधि पूछता तो फिर ये आपकी स्वर संधि में होती है। ठीक है, तो स्वर संधि में ये आपकी स्वर संधि का भेद है यण संधि, तो ये आपकी यण संधि है। तो 5वें का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपका ये रहा, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। नहीं पूछा है, इस चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में नहीं पर ध्यान नहीं जाता है हमारा और हम आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी आंसर गलत। अब भ्रंश आपकी प्राचीन है, बिल्कुल प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, पाली भी है और पंजाबी जो है ये आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 7, पूर्वी हिंदी की बोली है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी बोली मतलब कौन सी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बार बता भी रखी हैं, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर कुछ रिवाइज कर देता हूँ। तो पूर्वी हिंदी में आपकी कौन कौन सी आती हैं ये आप लिख लेंगे। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आएगी, अवधी और एक आएगी आपकी बघेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी भाषाएं जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन से। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके अलावा अगर बात करें हम पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोली हैं। देखिए क्योंकि पिछली बार पूर्वी पूछा गया था, इस बार पश्चिमी पूछ सकता है। तो पश्चिमी में दोस्तों आपकी खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है। ठीक है, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लिखने में टाइम लगता है। खड़ी बोली आएगी, हरियाणवी आएगी, उसके अलावा ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, ये जो मुख्य हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। और कभी कभी खड़ी बोली की जगह वो आपको क्या बोल देगा, कोरवी भाषा। ठीक है, तो खड़ी बोली को ही यहाँ पर कोरवी भाषा कहा जाता है। और खड़ी बोली जो है ये आपके दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है। और इसमें अगर आपकी इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो हिंदी और उर्दू के शब्दों का इसमें समावेश होता है। ठीक है, तो पूर्वी आपको पता चल गया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, और खड़ी बोली को ही हम क्या कहते हैं, कोरवी भाषा भी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें राजस्थानी हिंदी की तो राजस्थानी में आ जाती है आपकी मारवाड़ी, जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, तो ये आ जाती हैं आपकी राजस्थानी में, इनको आप लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ तो इनको आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें पहाड़ी, तो पहाड़ी में आ जाती है आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली। इन दो को आप याद रखेंगे, यही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे एक की बजाय हमने यहाँ पर 4 प्रश्न लगभग कर लिए हैं। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैं ये आंसर टिक कर देता हूँ। पूर्वी हिंदी की यहाँ पर आपकी छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 पर जैसे ही हम चलते हैं, जन्मांध में कौन सा समास है। देखिए समास संधि मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं। तो जन्म आंध यानी इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा जन्म से अंधा। ठीक है, तो इसमें बीच में क्या आया है, से, जन्म से अंधा। और हमें पता है ये क्या है आपका ये जन्म से अंधा तत्पुरुष समास। ये आपका तत्पुरुष आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो आ जाते हैं आपके तत्पुरुष समास आते हैं। तो यहाँ पर जन्म से अंधा, तो से बीच में आ रहा है यानी कि ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर, हस्ती अनेकार्थ शब्द है, हस्ती किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर, क्या, हाथी। ठीक है, हस्ती किसके लिए प्रयोग होता है, हाथी के लिए। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हालांकि हिंदी जो है वो आपकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं पूछी जाती है, उसमें सिर्फ आपके 100 क्वेश्चन जो है वो वही सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले ही पूछे जाते हैं। तो हिंदी ये में यहाँ पर सिर्फ वीर बहादुर और जो
यूपी और आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है उनके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कामायनी, गौशाला, प्रिय प्रवास या फिर चारागाह। तो कौन सा है यहाँ पर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लिखा गया आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कब लिखा था इसको इन्होंने? 1914 में। कब? 1914 में। ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप ये 10 के 10 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाला जो सेक्शन है जिसमें आपके कुल 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द सिनोनिम ऑफ फेलिसिटस। फेलिसिटस सिनोनिम पूछा है, यानी कि सेम मीनिंग वाला। इसके जैसे मीनिंग का कौन सा यहाँ पर वर्ड होगा? हैप्पी, एडमायर, ब्रिटल या फिर नोटोरियस। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग दोस्तों होता है सूटेबल या फिर फिट। ठीक है, उसके अलावा इसके जो और मीनिंग्स होते हैं उनमें आपका एक आता है प्लीजेंट। प्लीजेंट यानी खुशी, डिलाइटफुल। ठीक है, डिलाइटफुल। उसके अलावा हैप्पी। ठीक है, तो फेलिसिटस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इसमें आपको दिख रहा है कि हैप्पी यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडमायर की अगर, हाँ यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो है एडमायर। ठीक है, तो एडमायर की अगर बात करें तो एडमायर का मतलब क्या होता है? एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब इससे रिलेट नहीं हो रहा है। उसके अलावा अगर बात करें एडमायर, तो ये होता है मतलब रिस्पेक्ट करना, प्रेज करना, किसी को एस्टीम करना। ठीक है, तो दूसरे का भी मीनिंग हमने आपको बता दिया। ब्रिटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए, हार्ड हो लेकिन आसानी से टूट जाए, इजीली ब्रोकन, इजीली डैमेज हो सके, उसको कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इजीली ब्रोकन। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं ये चारों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। नोटोरियस, नोटोरियस थोड़ा सा जो कि कुख्यात टाइप का होता है, जो शरारती टाइप का होता है, उसको नोटोरियस कहते हैं। ठीक है, तो चारों के आंसर हमने यहाँ पर बता दिए हैं। अब इसका आंसर, मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 तो आपके सामने रहा, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज। मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आप जानते हैं कि जो अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग करने की जो कला होती है उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बड़ा ही लोग सजा सजा कर इस तरह से कुछ वर्ड्स बनाते हैं कि वो समझ में भी नहीं आते हैं। तो वो जो तरीका होता है, यानी वो जो मेथड होता है, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। सुंदर राइटिंग लिखने की जो कला होती है वो कैलीग्राफी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर एक पहले ऑप्शन देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है? कार्नेज, कार्नेज कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ई होगा। ठीक है, कार्नेज का मतलब आप जानते हैं नरसंहार होता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, उसको नरसंहार यानी कार्नेज कहते हैं। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी की अगर बात करें तो ये आपका होता है डांस से रिलेटेड। ठीक है, जो डांस सिखाते हैं उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। और कोरियोग्राफी क्या होती है? डांस सिखाने की जो कला होती है वो कोरियोग्राफी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम फेसेड, फेसेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है जो मतलब दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, तो उसको क्या बोलता है? फेसेड बोला जाता है। ठीक है, बाहरी दिखावा किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई घर है, बाहर से बिल्कुल टूटा फूटा है लेकिन अंदर से एकदम 5 स्टार है, या अंदर से एकदम टूटा फूटा है, बाहर से टाइल्स वाइल लगा के और जो भी है उसको बड़ा ही अच्छा करा रखा। कहने का मतलब ये जो अंदर है वो बाहर नहीं है। और आपने हिंदी में कहावत भी सुनी होगी, हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, तो उसी को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आता है, इंडिकेट द करेक्ट वर्ब। इंडिकेट द करेक्ट वर्ब बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कमिंग, कम, केम या डिड कम। ठीक है, बिफोर द आर्यंस यानी कि आर्यंस, ये इसका मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पर इंडिया में द्रविड़ लोग जो हैं वो रहा करते थे। तो बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात यहाँ पर चल रही है, केम टू इंडिया। जो ऑप्शन सी होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। ही इज़ जूनियर डैश मी, देन आएगा, टू आएगा, ओवर आएगा, फिर एट आएगा। तो देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे जूनियर हुआ, सीनियर हुआ,
इन्फीरियर हुआ, सुपीरियर हुआ, इनके बाद हमेशा हमेशा टू आता है, कभी भी देन नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वही बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, सुपीरियर टू मी, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके बाद प्रीपोजिशन जो आती है वो हमेशा टू आती है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। एंटोनिम ऑफ एसिटिसिज्म। एसिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो एसिटिसिज्म का मतलब होता है जो लोग वैरागी होते हैं। वैरागी मतलब दीन दुनिया को छोड़कर सारा वो अपने कहते हैं ना कि वैरागी आप जानते हैं, जो मतलब धर्म में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। उनको कोई लग्जरी लाइफ की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल वो सादा फटे पुराने कपड़ों में, जैसे पेड़ के नीचे पहले लोग होते थे सन्यासी बन जाते थे, एक तरह से सन्यासी भी आप इनको कह सकते हैं, जो मतलब मोक्ष को त्याग कर मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और दुनिया की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको त्याग देते हैं। तो कंफर्ट, लग्जरी, एंटीसेमिटिज्म या फिर ह्यूमिलिटी। तो इसका यहाँ पर एंटोनिम पूछा, यानी हमें अपोजिट बताना है। तो एसिटिज्म यानी वैरागी, तो लग्जरी लाइफ जो होती है, लग्जरी लाइफ इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा। कंफर्ट, हम कंफर्ट नॉट अप्रोप्रिएट, लग्जरी जो है वो यहाँ पर बेटर होगा। तो ऑप्शन बी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी सेमिटिसिज्म क्या होता है, तो ये जो मतलब सेमिटिसिज्म जो होता है वो यहूदियों से रिलेटेड होता है, ज्यूज़ की भावनाओं से रिलेटेड होता है। एंटी मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहूदी की भावनाओं के अपोजिट। ह्यूमिलिटी आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लग्जरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का मतलब दोस्तों क्या होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब एक्चुअल में होता है जो बड़ा ही परिश्रमी लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस यानी कि ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस, आप इस तरह से सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि इंडस्ट्री का मतलब तो औद्योगिक क्षेत्र होता है या ये उससे रिलेटेड। आप अगर इसको उससे कनेक्ट करना चाहें तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पर लोग काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तभी इंडस्ट्री जो है वो कामयाब हो पाती है। तो हार्ड वर्क, इसको आप इसे रिलेट यहाँ पर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इकोनॉमिक का मतलब होता है जो मतलब कम खर्चीला होता है, इकोनॉमिक। ठीक है, इंडोलेंट की बात अगर करें, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इंडोलेंट का मतलब होता है जो लेज़ी किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, आलसी किस्म के लोग जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंडोलेंट कहा जाता है। या फिर एक और वर्ड इनके लिए यूज़ किया जाता है, स्लोथफुल। स्लोथफुल किस लिए, तो स्लोथ एक जानवर होता है जो बड़ा ही आलसी होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ज़रूर ये स्लोथ नाम के जानवर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जो पेड़ों पर रहता है। ठीक है, और उल्टा लटक कर ही वो सो जाता है, बड़ा ही लेज़ी किस्म का ये आपका जानवर होता है। तो इसी वहीं से आया है स्लोथफुल वर्ड। और स्लोथफुल, लेज़ी या इंडोलेंट, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि एक दूसरे की मीनिंग है। तो इंडस्ट्रीज़ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, हिंदी में अगर बात करें। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल ए एंड द। ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या आता है, अब यू को देखकर आप यहाँ कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा, बल्कि ए आएगा। ठीक है, वोवल साउंड के ऊपर बात होती है कि हम क्या साउंड यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जैसे आवर होता है। ठीक है, यहाँ पर ए आई ओ यू कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एन हम लगाते हैं, तो जो हमारी साउंड निकल रही है उस पर बेस होते हैं आपके, कि वोवल साउंड आ रही है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमारी क्या आती है, कॉन्सोनेंट साउंड आती है, इसलिए यहाँ पर ए ना लगकर आप सॉरी एन ना लगकर ए का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू बोल्ड पार्ट। अच्छा, विजिलेंट, बोल्ड पार्ट यहीं पर ही है। द इंस्पेक्टर वाज विजिलेंट यंग मैन। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, स्मार्ट होता है, वॉचफुल होता है, एम्बिशियस होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो देखिए, अगर आपको मीनिंग इसका पता होगा तो यहाँ से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो विजिलेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, विजिलेंट का मतलब मैं आपको बताऊँ तो एकदम केयरफुल लोग जो होते हैं, केयरफुल टाइप के, केयरफुल, और अगर कहें तो एकदम अटेंटिव जो होते हैं, बड़े ही अटेंटिव रहते हैं हमेशा, तो उनको विजिलेंट कहा जाता है, विजिलेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर स्मार्ट, एम्बिशियस, वॉचफुल या फिर इंटेलिजेंट, तो बेस्ट जो होगा वो होगा आपका वॉचफुल। वॉचफुल यानी अटेंटिव का ही ये क्या है, आपका सिनोनिम है। और हमें क्या बताएं, नियरेस्ट मीनिंग का मतलब सिनोनिम ही होता है, हमको यहाँ पर सिनोनिम ही बताना है। ठीक है, तो स्मार्ट, स्मार्ट हम नहीं कह सकते हैं स्मार्ट। इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट दूसरे वे में चला जाएगा, तो वॉचफुल जो होगा वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एम्बिशियस की बात अगर करें तो एम्बिशियस का मतलब होता है जो लोग थोड़े डिटरमाइंड होते हैं, एस्पायरिंग होते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो जो महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं उनको एम्बिशियस कहा जाता है। तो यहाँ पर विजिलेंट का जो एक्चुअल में सिनोनिम हो जाएगा, नियरेस्ट मीनिंग होगा, वो आपका वॉचफुल ही करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड, या अपोजिट बताना है, यानी आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है। ठीक है। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मीनिंग आपको अगर पता होगा तभी आप इसका आंसर यहाँ पर निकल पाएंगे। तो रिडंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सेस हो जाना, ज़्यादा हो जाना। ठीक है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो जाना, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। इसका एक मीनिंग और भी होता है, क्या होता है? सुपरफ्लस, सुपरफ्लस। ठीक है, सुपरफ्लस। तो सुपरफ्लस का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो सरप्लस नहीं होगा, सुपरफ्लस की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सुपरफ्लस रिडंडेंट का क्या होता है? सिनोनिम होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर इसका एंटोनिम बताना है। अब देखिए सुपरफ्लस का अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुपरफ्लस, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस क्या? ए ए एक मिनट, ए स्वीट डेजर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए डेजर्ट का मतलब क्या होता है? ये मतलब डेजर्ट रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है। इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है? एक स्वीट डिश, स्वीट डिश होती है ये, जो अक्सर खाना खाने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को आदत होती है, आजकल तो नहीं होती है, लेकिन जो पिछले बड़े बूढ़े लोग हैं उनको आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खाते हैं। तो जो एक स्वीट डिश होती है, मतलब उसको अगर एक डिश का नाम दे दिया जाए तो उसको डेजर्ट बोला जाता है, कि खाना खाने के बाद, मील के बाद कोई मीठा खाना, वो डेजर्ट कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें एक और स्वीट लगा दें तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये स्वीट स्वीट डिश हो जाएगा। ठीक है, स्वीट डिश, तो ये यहाँ पर स्वीट हमने गलत लिखा है। तो इसको हम यहाँ पर सिर्फ डेजर्ट ही यूज़ करेंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर आपको दे सकता हूँ। जैसे हम बहुत बार यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? ब्लेंडर, BLUNDER, ब्लेंडर मिस्टेक। ठीक है, हम ये वर्ड जो है यूज़ करते हैं कि उसने ब्लेंडर मिस्टेक कर दिया, तो ये अपने आप में गलत है, ज़रूरत से ज़्यादा है। ब्लेंडर का अपने आप में मतलब होता है भारी गलती, भारी मिस्टेक, भारी गलती, बड़ी गलती कहने का मतलब ये है। अब देखिए भारी गलती इसी का मतलब हो गया, अब हमने एक और मिस्टेक लगा दिया तो यहाँ पर ये 2 बार गलती हो गया। ठीक है, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, हमें इसको यूज़ नहीं करना है, यानी कि जो लास्ट वाला मिस्टेक है हमें इसको यूज़ नहीं करना है। तो ये अगर हम इसको सारे को यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पर सुपरफ्लस हो जा रहा है, ये रिडंडेंट हो जा रहा है, इसकी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सुपरफ्लस का मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम यहाँ पर अपोजिट मीनिंग देखेंगे, क्योंकि हमसे अपोजिट ही यहाँ पर पूछा गया है। तो ज़रूरत से ज़्यादा, और तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? इसका अपोजिट हो जाएगा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत होना और किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, उसमें कुछ गलती है और हमें बताना है कि वो क्या गलती है और कौन से ऑप्शन में उसका सही आंसर जो है वो दिया गया है। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ठीक है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात हो रही है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, और पास्ट में हम हैव का यूज़ करते हैं क्या? ऑप्शन देखते हैं एक बार। आई वॉज पास्ड द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, आई हैड पास्ड द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, आई पास्ड द एग्ज़ाम लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा? आई हैव पास्ड, तो हैव नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हैड का यूज़ होगा। आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने सेक्शन पर, करंट अफेयर्स वाले पर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सब कुछ करंट अफेयर का ही नहीं पूछा जाता है, कुछ चीज़ें जो है आपकी जीके से रिलेटेड भी होती हैं। तो 10 प्रश्न है यहाँ पर, इन 10 के 10 प्रश्नों को आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि ये जो क्वेश्चन है वो पुराना हो गया हो, ये इस बार भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। पहला प्रश्न है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? अमेरिका, रूस, चीन या भारत? तो देखिए ये हमारे लिए बड़े ही गर्व का क्षण था जब भारत चंद्रमा के
दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना और चंद्रमा पर कदम रखने वाला भारत जो है पूरी दुनिया में चौथे नंबर का जो देश जो है वो बना। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहला और चंद्रमा पर टोटल चौथा देश था भारत जिसने चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव की अगर बात आती है तो पहला देश जो है वो भारत ही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस मिशन के थ्रू भारत यहाँ पर पहुंचा था, तो आप सभी ने देखा था चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर उसका नाम था। ठीक है, चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। ठीक है, और इससे पहले अगर बात करें तो चंद्रमा पर कौन कौन से देश जा चुके हैं, तो अमेरिका, रूस और चाइना। ठीक है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पर पहुंचा है, लेकिन साउथ पोल पर भारत अकेला एकमात्र पहला ऐसा देश है जो यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और अगर इसकी डेट पूछे, देखिए डेट भी पूछी जा सकती है कि भारत का जो विक्रम लैंडर है वो किस डेट को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा था, तो ये उतरा था दोस्तों 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंड किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच सिटी इज नोन एज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है, सांची, कोलकाता, नागपुर या फिर जयपुर। तो भारत की जो पहली सिटी बनी है दोस्तों वो है सांची। सांची कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये वही सांची है जहाँ पर आपने पढ़ा होगा सांची का स्तूप बना हुआ है जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ये वही सांची है। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, विच यूरोपियन कंट्री एक्सेप्टेड इंडियाज यूपीआई फर्स्ट। भारतीय यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश की बात यहाँ पर हो रही है। पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो पहला यूरोपीय देश फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है या फिर डेनमार्क है। तो पहला यूरोपीय देश जिसने भारत के यूपीआई को स्वीकार किया है वो है दोस्तों फ्रांस। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत के अलावा देश कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत के यूपीआई को स्वीकार किया, यानी एक तरह कहें कि कौन सी फॉरेन कंट्री है जिसने सबसे पहले भारत के यूपीआई को स्वीकार किया, तो वो है आपकी नेपाल। ठीक है, सबसे पहले नेपाल ने हमारे यूपीआई को स्वीकार किया था। लेकिन नेपाल क्या है, हमारा एशियन कंट्री है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री है जो पहली वो है आपकी फ्रांस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को, 13 जुलाई को, 7 अप्रैल को या फिर 18 मई को। ठीक है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था और क्यों मनाया, 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया गया था सबसे पहले 1948 में, सॉरी 1950 में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था और किसके द्वारा मनाया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको घोषित किया गया था। अब बात आती है कि ये क्यों मनाया गया, किस बेस पर। तो देखिए 7 अप्रैल सन 1948 को किसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसलिए इसके 2 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिसीजन लिया कि हर साल इसकी बरसी पर, यानी इसकी बरसी मतलब इसके स्थापना दिवस पर 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। ठीक है, तो 1948 से लेकर और अब तक वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है 7 अप्रैल को। तो 24 का ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 का है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्योंकि 2024 में पूछा गया था, तो 2024 के हिसाब से जो इसका आंसर है दोस्तों वो राहुल सिंह भाटी, मम्मी दाला जगदीश कुमार, अजीत कुमार मोहंती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2024 के अकॉर्डिंग इसका आंसर है मम्मी दाला जगदीश कुमार। ठीक है, एम जगदीश कुमार के नाम से भी आपको ये कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अब 2025 में ये चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब ये मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो अब करंट में कौन है, तो अब दोस्तों करंट में है आपके विनीत जोशी। कौन है, विनीत जोशी। ठीक है, तो ये एम जगदीश कुमार जो हैं ये 7 अप्रैल 2025 अभी अगस्त चल रहा है, तो अप्रैल में ये रिटायर हुए थे। कब, 7 अप्रैल
2025 को, और उसके बाद विनीत जोशी ने इसके चेयरमैन का जो पद है वो यहाँ पर संभाल लिया है। लेकिन ये परमानेंट चेयरमैन नहीं है, ये अभी सिर्फ एक्टिंग चेयरमैन ही है। ठीक है, ये एक्टिंग चेयरमैन है, यानी कि इतना कार्यवाहक चेयरमैन का पद इन्होंने संभाल रखा है। परमानेंट चेयरमैन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो अभी की अगर बात करें तो विनीत जोशी जो है वो एक्टिंग चेयरमैन है, यानी कार्यवाहक चेयरमैन है यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 2024 के हिसाब से यहाँ पर पूछा गया था, और ये भी अब जो है चेंज हो चुके हैं। तो 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका आंसर यही सही है, अरुण कुमार मिश्र थे, लेकिन अब ये भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, उस टाइम यही थे, और इनका ये जो रिटायर हो चुके हैं कब, 30 दिसंबर 2024 को ये रिटायर हो चुके हैं। और इसके बाद नए जो चेयरमैन बने हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, वो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और उनका नाम क्या है, वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, आप लिख लेंगे इसको, पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वी रामा सुब्रमण्यम जो है वो वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉन दी आईसीसी मेंस 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? आईसीसी पुरुष 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? तो इस आप सभी जानते हैं 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और रनर अप कौन था, यानी कि किसको हराकर जीता था? तो भारत को हराकर इन्होंने, यानी भारत दूसरे स्थान पर रहा। ये कहा जाए रनर अप रहा। रनर अप बोलते हैं जो टीम सेकंड स्थान पर रहती है उसको रनर अप बोलते हैं। ठीक है, तो भारत जो है वो रनर अप था, और विनर कौन था? विनर आपका ऑस्ट्रेलिया था। तो 27 का ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर अगर बात करें 2024 में जो मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन था? तो उसका विनर भारत था, इंडिया था। ठीक है, और रनर अप कौन था, यानी किसको हराकर चैंपियन बना? तो साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका ये तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ 18th लोकसभा इलेक्शन? 18वीं लोकसभा इलेक्शन की टैगलाइन जो थी वो क्या थी? तो ये आप सभी जानते हैं, चुनाव का पर्व देश का पर्व, यही आपकी लाइन थी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल चांसलर कौन बनी थी? प्रोफेसर रेशमा बानो, प्रोफेसर जोया खान, प्रोफेसर नईमा खातून या फिर प्रोफेसर नगमा खान? तो प्रोफेसर नगमा खातून जो है वो पहली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला चांसलर हैं, और जो कि वर्तमान में भी कार्यरत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ राम टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अयोध्या? राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? राम सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा, अनिल योगीराज या फिर जगन मोहन? तो राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार हैं, जो मेन आर्किटेक्ट हैं, टेक्चर हैं, वो हैं दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने और इनके बेटे ने, दोनों ने मिलकर इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया था। मुख्य वास्तुकार जो हैं यही है, चंद्रकांत सोमपुरा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो तीसरा जो सेक्शन है आपका मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी वाला, वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव्स। इनमें से विषम को चुनना है, यानी कि जो 4 हैं इनमें से 3 किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और एक जो है वो यहाँ पर कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए कोशिश करते हैं। पहला है BDF, तो B का नंबर हम जानते हैं 2 होता है, D का 4 होता है, F का 6 होता है। ठीक है, इसी तरह से हम G, H और J, तो G 7 होता है, H 8 होता है, J आपका 10 होता है। L, N और P की अगर बात करें तो L हमारा 12 होता है, N 14 होता है और P 16 होता है। R, T, V की बात करें तो R हमारा 18 होता है,
T 20 होता है और V 22 होता है। ठीक है, ये मुझे कैसे याद है, तो इसका मैंने बड़ा ही बेहतरीन तरीका आपको एक पिछली वीडियो में बता रखा है। जैसे कि आप मेंटल एबिलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्टार्टिंग की ही दूसरी या तीसरी वीडियो में ये आपको मिल जाएगा कि याद करने की इसकी ट्रिक क्या है। बड़ी ही अच्छी ट्रिक है ये, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप, मैं ये मानता हूँ कि लाइफ टाइम आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, इनके जो नंबर्स हैं उनको कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में 2 से 4, 4 से 6 यानी 2 का गैप है सब में। यहाँ पर देखिए 12 से 14, 14 से 16 यहाँ पर भी 2 का, 18 से 20 और 20 से 22 यहाँ पर भी 2 का है। लेकिन अगर हम सेकेंड वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें 7 से 8 और 8 से 9, जी से एच और एच से जे, यानी कि जी और एच के बीच में एक का गैप होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए यही आपका डिफरेंट है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वाटर इमेज आपको बतानी है। तो वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप W, एक तरह से ये W दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, और बताया है कि नीचे वाटर इमेज इसकी कैसी बनेगी। ठीक है, तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो चीज़ वाटर के पास होती है वो पास रहती है, जो दूर होती है वो दूर होती है। कैसे, यानी कि ये M बन जाएगा एक तरह से, उल्टा M। तो देखिए ये पास है तो ये पास रहेगी, पास है तो पास रहेगी। ये इसकी, ये कह सकते हैं कि इसके हाथ हैं, ये नीचे आके इसके पैर बन जाएंगे और ये मतलब दूर हो जाएगा। कहने का मतलब ये बिल्कुल वाटर इमेज जो है वो आपकी एज इट इज़, मैं ये कह सकता हूँ कि मिरर इमेज की जैसी ही होती है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में कोई भी डिफरेंस आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो W का आपका ये उल्टा M बन जाएगा। हालांकि ये M थोड़ा सा इन्होंने सीधा बनाया हुआ है, सीधा ना बन करके ये थोड़ा इस तरह से बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और सीधा का सीधा तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। 33 में क्या कहा गया है, राम्स एज इज 4 times मोर देन श्याम, इफ द डिफरेंस इन देयर एज इज 9 years, देन फाइंड आउट द राम्स एज। इसने कहा कि यदि राम की आयु श्याम से 4 गुना है, यदि दोनों की आयु का अंतर 9 है, तो राम कितने वर्ष का है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप ऑप्शन से भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमने मान लिया कि आपको नहीं आता है कुछ भी और आप ऑप्शन से नहीं माइंड में इसको कर पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए सिंपल जो बात इन्होंने बोली है उसको करते हुए चलेंगे और आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसने कहा कि राम की आयु श्याम की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, तो राम की आयु क्योंकि 4 गुनी है तो मैं शाम की आयु को x मान लेता हूँ। तो शाम की 4 गुनी है तो शाम की आयु सीधी सीधी 4x हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यहाँ से देखिए शाम की अगर 1 है तो राम की 4 हो जाएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब ये। अब इसने कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 9 वर्ष है, यानी कि राम और शाम की आयु का जो अंतर है वो 9 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 4x माइनस x, क्योंकि ये राम की आयु है और ये शाम की आयु है, दोनों की आयु का अंतर कितना है, 9 है। तो 4x में से 1x जाएगा, 3x बचेगा, 3x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमने x यहाँ पर किसकी वैल्यू मानी थी, किसकी एज मानी थी, तो शाम की। तो यहाँ से शाम की वैल्यू हमारी 3 आ गई और राम की कितनी आ जाएगी, तो राम की हमारी 4 गुणा 3 यानी कि 4 इंटू एक्स है, 4 इंटू 3 12 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की एज हमने यहाँ पर निकाल ली है। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपका इजीली हो सकता था ऑप्शन से भी, और अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो मैंने इसका तरीका भी आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है एकदम। तो इसमें मिसिंग नंबर बताना है, मिसिंग नंबर क्या है। तो आप पहले देखिए, इसमें 1 है, 6 है, 14 है, 2 है, 10 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। 3 है, 15 है और 36 है। तो इसका मतलब ये होता है, इसको देखने का तरीका क्या है, या तो इन दोनों में मतलब कॉलम वाइज आप पैटर्न देखिए या फिर रो वाइज आप कॉलम पैटर्न देखिए। तो कोई भी रो या कॉलम आप देख सकते हैं, जहाँ से भी पैटर्न आपको मिल जाए वहीं से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या बन रहा है पैटर्न, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखिए इसमें पैटर्न आपका क्या बनेगा, ये 1 है, ये 6 है और ये आपका 14 बन रहा है। ठीक है, अगर देखिए मैं ऐसे चलता हूँ तो 1 + 2 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 और 10 15 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं इसको 10 लेता हूँ और इसको 6 - 1 कर देता हूँ तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर 2 ले लूँ और 1 - 1 0 कर दें तो फिर यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि कॉलम वाइज जो है वो हमको पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अब हम रो वाइज यहाँ पर चलते हैं। तो रो वाइज जैसे हम चलेंगे तो पैटर्न हमको मिल जाएगा। देखिए 1 6 14।
अगर मैं एक काम करूँ, 6 का दुगुना कर दूँ तो 6 का दुगुना हो गया 12, 12 में 1 जोड़ा 13, लेकिन अगर ये 1 है, इसका अगर दुगुना कर दें तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि हमारा आ रहा है। अब अगर इस कॉलम में भी, सॉरी इस रो में भी ये हमारा पैटर्न लग जाता है ये, तो हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा। देखिए बीच वाले का हमने दुगुना किया 30 हो गया, पहले वाले का दुगुना किया 6 हो गया, तो टोटल कितना आया हमारा 36 आ गया। तो इस तरह से हमारा 36 यहाँ पर है। इसका मतलब पैटर्न हमको मिल चुका है। क्या पैटर्न है? पहले नंबर का दुगुना करना है, दूसरे नंबर का दुगुना करना है और ऐड कर देना है, तो हमारा तीसरा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पर 2 है, दूसरा नंबर यहाँ पर 10 है, तो 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, 10 का दुगुना 20, तो ये हमारा 24 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन है, तो 24 है हमारा बी ऑप्शन, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बेमेल बताना है, यही यानी वही विषम यहाँ पर भी बताना है, कौन सा डिफरेंट है। 3 सेम होंगे, चौथा अलग है। स्पिरिचुअल, डिवोटी, रिलीजियस या एथिस्ट, आध्यात्मिक, श्रद्धालु, धार्मिक या नास्तिक। तो सभी जानते हैं अध्यात्म जो क्या होता है, ये धर्म से रिलेटेड होता है। श्रद्धालु वही होता है जो धर्म का पालन करता है, ठीक है। और धार्मिक तो चीज़ धार्मिक होती है, तो ये तीनों कहीं ना कहीं आपको सेम लग रहे हैं। और नास्तिक जो होता है वो धर्म को ना मानने वाला होता है, ठीक है। जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो ये 3 पहली चीज़ें जो हैं ये रिलेटेड है, और चौथी डी जो है वो इनमें बेमेल हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या पूछा है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिएगा। यानी कि 925, 16 तो 830 क्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 925 का 16 से क्या रिलेशन है, तो वही रिलेशन 830 का यहाँ पर जो आने वाला नंबर है उसमें होगा। ठीक है, तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 16 का क्या ये वर्ग है, तो वर्ग तो नहीं है। अगर हम इसका क्यूब करें तो ये क्यूब भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा सा, और अगर वर्ग क्यूब कुछ नहीं बन रहा है तो हम इसमें फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पर नए नए तरीके यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 3 नंबर दिए हुए हैं, तो या तो इन तीनों को आपस में ऐड करके देखो, ऐड से नई बात बन रही है तो इनको क्या है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई से बात नहीं बनती तो पहले 2 को ऐड करो, तीसरे को घटा दो, या पहले लास्ट के 2 को ऐड करो, पहले वाले को घटा दो। तो इस तरह से हमें नए नए पैटर्न इनमें देखने होते हैं, नए नए तरीके लगा कर देखना होता है कि क्या हमारा यहाँ पर सही बन रहा है। तो हम इसमें अगर देखें इस वाले क्वेश्चन में, तो अगर हम इन तीनों डिजिट्स को जोड़ दें तो 9 + 2 + 5 अगर हम करते हैं तो 9 और 2 11 और 5 16 बन जाता है। तो 16 हमारे यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इन तीनों को भी जोड़ दें, 8 और 3 11 और 0 मतलब 11 ही होगा। तो 11 अगर ऑप्शन में है तो यही आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज 541 इज रिटन एज 100, देन हाउ विल यू रिटन 671। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, 671 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 541 को 100 कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप अगर गुणा भाग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कुछ करेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब देखिए सोचने का तरीका होता है। अगर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा करने लगे कि 5 का इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दें, जैसे 5 पूरे 25, 4 चौक 16, 1 एकम 1, तो इससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो इसका क्यूब करके देखेंगे तो उससे भी बात नहीं बनेगी। तो सीधा सीधा अगर इन सब से बात नहीं बन रही है तो हम क्या करते हैं, जैसा हमने इससे पहले वाले 36 क्वेश्चन में किया था कि इन तीनों को ऐड करते हैं। 5 + 4 + 1 हमारा आ गया 10। ठीक है, अब इसको 100 लिखा जाता है, तो क्या 10 का 100 से कोई रिलेशन है। हाँ, कुछ तो दिख रहा है हमारा कि 10 की अगर 10 में मल्टीप्लाई करें यानी 10 का अगर स्क्वायर करें तो हमारा 100 बन जाता है। अब अगर हम इसी को इसमें लगा के देखें तो और ऑप्शन हमारा मैच हो जाता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 6 + 7 + 1, तो ये हमारा कितना होता है, 14 हो जाता है। अगर 14 का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये 15 का स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा। तो 14 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 196 होता है। ठीक है, तो 196 आपका डी ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इतनी इजी रीजनिंग पूछी गई है कि मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चे के यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने चाहिए थे 2024 में। मुझे नहीं पता बच्चों ने कैसे इस पेपर को किया है, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो वो आपने ये समझ लिया कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐसा ईजी अगर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो
इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एनिमल को ये लिखा जाता है, एनिमल को ये लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा, एनिमल को ये लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो फटाफट ऐसे शब्दों को कूट करने मतलब अलग अलग लिखने की कोशिश कीजिए, ANIMAL। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, 14 लिखा है, 9 1 3 1 1 2। अब सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग सबकी याद होनी चाहिए, जो भी अल्फ़ाबेट हैं आपके ए से लेकर जेड तक वो सब अगर आपको याद होंगे तो रीजनिंग आपका बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कि ए का जो नंबर है वो 1 होता है, बिल्कुल सही है। एन जो हमारा होता है हमारा 14 होता है, आई हमारा 9 होता है, एम 13 होता है, और ए 1 है ही हमारा, और एल आपका 12 होता है। तो इससे इजी और क्या होगा आपके लिए कि इसने बिल्कुल कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, सीधा सीधा आपको नंबरिंग दे दी है। तो कैट का आप यहाँ पर जानते ही होंगे, कैट में भी देखिए इतना ईजी कि कैट क्या होता है 3, ए क्या होता है 1, T20 हमने आपको बताया था T20 मैच। और जो वो ट्रिक है अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आई होप कि वे बहुत ही ज़्यादा आसानी आपको इन इस पेपर में हो जाएगी। ठीक है, तो 31-20 ऑप्शन बी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आप देख रहे हैं, दीपक पॉइंटेड टुवर्ड अ गर्ल एंड सेड शी इज़ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन्स डॉटर इन लॉ, देन हाउ शी इज़ रिलेटेड टू दीपक। हिंदी में पढ़ लीजिए। दीपक ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी दादी जी के एकमात्र पुत्र की बहू है, तो बताइए वह लड़की दीपक से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए करते हैं, हिंदी में ही आपको समझा देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी में ही समझ सकते हैं। दीपक ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, क्या कहा वहाँ से आपको चीज़ें शुरू करनी है। उसने कहा कि वह मेरी दादी की, मान लीजिए दीपक यहाँ पर है, दीपक की दादी कौन होगी, यानी कि दीपक के पिताजी एक स्टेप ऊपर आए और उनकी माताजी एक स्टेप और ऊपर आएंगी। ठीक है, एक स्टेप ऊपर क्या होता है, अपने माता पिता होते हैं, और दादा दादी एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि मेरे दादी के एकमात्र पुत्र है, मतलब इसके दीपक के पिताजी हुए, और दीपक के पिताजी की क्या है, वो बहू है। बहू मतलब, अब यहाँ पर बहू का मतलब आप ये मत समझ लेना कि पिताजी की बहू है, पिताजी की बहू को पत्नी कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, किताबी भाषा में। अब जैसे गांव बस्ती की भाषा में कहते हैं कि ये उसकी बहू है, तो बहू मतलब पत्नी को ही बहू कहा जाता है अक्सर गांव बस्तियों में, लेकिन किताबी भाषा में बहू जो होती है वो बेटे की बहू को बहू कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसने ये कहा कि दादी के एकमात्र पुत्र की बहू है, की बहू का मतलब है कि बेटे की बहू है। ठीक है, तो इसकी बहू होगी ये, वो जो लड़की होगी वो बेटे की बहू होगी। दीपक की दादी के एकमात्र बेटे, ये देखिए दीपक की दादी यहाँ है, इनका एकमात्र बेटा ये है, और इनके बेटे की जो बहू होगी वो यही लड़की होगी। ठीक है, तो वो दीपक की क्या होगी, वो दीपक की भाई पत्नी होगी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाइफ होगी। क्वेश्चन नंबर 40, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड काउंटरमैंड। क्या है काउंटरमैंड, काउंटरमैंड के में जो शब्द हैं इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। डैम, तो डी है इसमें, ये रहा डी, ए भी है बिल्कुल है, एम है एम भी है, तो ये हो गया। टर्म, टी भी है, ई भी है, आर भी है, एम भी है, टर्म भी हो गया। अब इसमें देखिए रूट, क्या रूट बनेगा इससे, बिल्कुल बन सकता है, आर भी है, ओ भी है, यू भी है और टी भी है, तो एक ही बचा, यही होगा। ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आई है और इसमें आई आपका नहीं है। ठीक है, तो आपको बस वो वर्ड पकड़ना है जो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसमें आई एक्स्ट्रा है तो यही नहीं बनाया जा सकता है, और वही पूछा है जो नहीं बना सकता है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको एक सीरीज दी हुई है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। पहला दिया है 25, 49, 121 और 169 के बाद अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो अब देखिए गौर कीजिए आप, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, तो 7 से यहाँ पर 9 नहीं आया है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 2 2 के डिफरेंस से ऑड नंबर यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर हम इन पर गौर करें तो 5 क्या है, 5 यहाँ पर क्या है आपका, ये एक प्राइम नंबर है,
7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 प्राइम आता है, और 13 के बाद जो प्राइम आता है वो 15 नहीं बल्कि 17 आता है, क्योंकि 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 17 प्राइम नंबर है, और 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका 289 होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर भी एक और सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। अ मैन सेड दिस गर्ल इज माई मदर्स ग्रांड सन्स वाइफ, हाउ दिस गर्ल इज रिलेटेड टू मैन। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, वह आदमी लड़की का कौन लगता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ठीक से करते हैं। उसने क्या कहा, एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, अब आदमी को यहाँ बना लीजिए, मेरी माँ, एक मिनट, आदमी मान लीजिए यहाँ पर है। एक आदमी ने कहा यह लड़की, लड़की को अभी छोड़िए, क्या है रिलेशन जो बताया है उस हिसाब से चलते हैं। मेरी माँ लड़के की माँ, ठीक है, के पोते की पत्नी है, तो माँ का बेटा ये लड़का हुआ, अब लड़के का लड़का होगा, ठीक है, माँ का पोता, हाँ यही होगा, इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है। तो वह आदमी जो है, वह आदमी जो है यानी कि ये आदमी बेटे की बहू से किस प्रकार संबंधित होता है। तो बेटे की बहू का जो आदमी है वो क्या होगा, मतलब बेटे का बाप जो होगा वो बेटे की बहू का क्या होगा, ससुर होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। इसने कहा कि यह लड़की, लकड़ी लिखा है, देखिए लकड़ी, लड़की लिखना चाहिए भाई, इतनी बेइज्जती मत करो लड़कियों की। तो मेरी माँ, लड़का मान लीजिए यहाँ पे, लड़के को, उस आदमी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ, तो आदमी यहाँ है, इसकी माँ के पोते, तो माँ का पोता कौन होगा, माँ का बेटा, और बेटे का बेटा जो होगा उसकी पत्नी, उसकी पत्नी है ये। तो बाप जो होगा बेटे का, वो बेटे की बहू का क्या लगेगा, ससुर लगेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आइए। 43 में देखिए, इन द गिवन इक्वेशन इंटरचेंज टू साइंस टू फॉर्म ए करेक्ट इक्वेशन। दी गई समीकरण गलत है, किन्हीं दो चिन्हों को बदलकर समीकरण को सही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें गौर करने वाली बात क्या होती है, मतलब जल्दी कैसे पकड़ें कि क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ऑपरेशंस को आप देखिए, 10 + 14 में कोई दिक्कत नहीं है, 14 × 20 में कोई दिक्कत नहीं है, 20 - 7 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7/10 अगर आप करेंगे तो कभी भी 40 नहीं आने का। ठीक है, 7/10 क्या है, एक फ्रैक्शन बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन होगा वो यहाँ पर, मतलब जो जो ये डिवाइड वाला है इसके साथ होगा। पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि परिमेय संख्या कहाँ बन रही है, परिमेय संख्या को हटाना हमें ज़रूरी है, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि भाग किस किस में है। ऑप्शन में जाइए, तो भाग एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो टाइम बचाने का तरीका ये है कि पहले आप इन दोनों ऑप्शन पर चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, इंटरचेंज प्लस को भाग से और भाग को प्लस से करते हैं। तो 10 प्लस की जगह भाग, 14 × 20 - 7 और भाग की जगह पर प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/14 × 20। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काट कर देखते हैं, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, लेकिन ये फिर भी क्या बनेगा, 20 पंजे 100/7 बन जाएगा। ये फिर से परिमेय संख्या बन रही है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब ये नहीं होगा तो हम ये एकदम ये नहीं कह देंगे कि हमारा यही हो जाएगा, इसको भी चेक करना होगा। बिना चेक करे हम नहीं कहेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन नहीं बनता है, लेकिन अक्सर बन ही जाता है। तो अब देखते हैं, भाग को माइनस की जगह पर रिप्लेस करते हैं। तो 10 + 14 × 20, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे 7 और माइनस फिर 10। ठीक है, अब ये देखिए 10 + 14 × 20, अब ये भाग है तो इसको भाग 7 कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 20 दूनी 40 - 10। तो 10 + 40 - 10, 10 से 10 खत्म, बचा 40। आंसर भी हमारा 40 ही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइम बचाने का तरीका बताया है कि पहले उसमें देखिए जो इक्वेशन आपकी दी हुई है कि उसमें परिमेय संख्या कहाँ बन रही है, और परिमेय संख्या हमको हटाना जरूरी है, तभी आपका जो है आंसर है वो इंटीजर में आ पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो हुआ है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए। इफ़ टुडे इज़ मंडे देन फाइंड द डे आफ्टर 61 डेज। तब देखिए सारे क्वेश्चन इतने इतने ईजी हैं, मुझे करने में भी थोड़ी इनको शर्म आ रही है कि इतना आसान क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है। आज अगर मंडे है तो 61 दिन के बाद क्या होगा, 61 को 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचे उसको m में जोड़ दो। तो 7
7 एकम 7 सिंह 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो मंडे में 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। मंडे में 5 जोड़ोगे, शनिवार यानी सैटरडे आपका आंसर होगा। बताइए इन क्वेश्चन को क्या कराएं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, ये है ज़बरदस्त क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में। देखिए ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 45 और 46, दोनों को अच्छे तरीके से करेंगे और आपको समझाएंगे भी। इन अ बैग देर आर कॉइन ऑफ 50 पैसा, 25 paisa and 10 paisa in the ratio 5:9:4. If there are rupees 206 in all, then find out how many 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसे कॉइन आर देयर। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं, जिनकी कीमत कुल 206 रुपये। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं, कैसे ये क्वेश्चन, इनको इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, इनको लिख लीजिए। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। अनुपात क्या है? 5:9:4। ठीक है, इनको आप डायरेक्टली लिख लीजिए। देखिए मैं इसके आपके दो तरीके बताऊंगा। पहला ये है, अब इसकी इसमें गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 पूरे 25 यानी कि 250 पैसे और 25 निम्न 225 पैसे और 40 पैसे। अब क्योंकि हमारी जो टोटल रकम है वो रुपए में दी गई है, तो इनको हमें रुपए में कन्वर्ट करना होगा। तो रुपए में क्या कन्वर्ट करना है? ये 2.5 रुपया हो गया, 2.5, ये आपका 2.25 और ये आपका 0.4 पैसा यानी 40 पैसे हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए कि टोटल जो हमारी रकम है वो यहाँ पर कितनी बन रही है। ठीक है, तो 2.5 यानी कि 2 2 4 और 75 यानी कि 2, यहाँ पे क्या जाएगी 5 और 4 2 6 और 5 11 और 2 2 4 1 5, 5 रुपये 15 पैसे हमारे यहाँ पर टोटल बन रहे हैं। लेकिन टोटल हमारे हैं कितने? टोटल पैसे हमारे 206 रुपये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 100 लगा देंगे। 5 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दिया 15 और इसको 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। 103 दूनी 206, तो ये आ गया हमारा कितना? 40। अब ये 40 हमारा क्या आया है? 40 हमारा मल्टीप्लायर आया है। क्या मल्टीप्लायर आया है? कि हमें इस अनुपात में 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सिक्के हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि 40 पंजे 200, 200 सिक्के हमारे 50 पैसे के होंगे। इसमें 40 की गुणा करो, 4 9 36, 360 और इसमें अगर 4 की गुणा करेंगे तो 160। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। 200 सिक्के 50 पैसे के हैं, 360 सिक्के 25 पैसे के हैं और 160 सिक्के हमारे यहाँ पर 10 पैसे के हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको एक और अप्रोच से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप कि ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार अगर मैं आपको और बताऊं तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि टोटल पैसे निकाले कि टोटल क्योंकि रुपए में हमारी टोटल रकम दी हुई है, तो हमने टोटल रुपए निकाले कि टोटल रुपए हमारे कितने बन रहे हैं और कितने दिए हैं। तो जितने दिए हैं और जितने बन रहे हैं उनको डिवाइड करा तो वहाँ पर हमारा एक नंबर निकल के आया। उस नंबर को हम अनुपात में गुणा कर देंगे। नंबर हमारा क्या आया था? 40 निकल के आया था। तो नंबर को हमने इस अनुपात में गुणा कर दिया तो हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कि कितने कितने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्शन वाला। ये उम्मीदवार जिताने हराने वाला क्वेश्चन अक्सर ही आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है। 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7,500, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वाज। हिंदी में समझिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। ठीक है, 20% मत जो थे वो अवैध थे, ये टोटल में से थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। तो इसके मैं यहाँ पर आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। दोनों ही तरीके बड़े ही आसान हैं, बड़े ही प्यारे से हैं, तो दोनों से आप यहाँ पर समझेंगे तो मज़ा आएगा। सबसे पहले जो कोई भी चीज़ है वो 100% है, तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो टोटल मत थे, टोटल जो वोट थे वो 100% थे। 100% हमको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, 100% वोट थे। अब 100% में से 20% मत जो थे वो अवैध थे।
20% को हमने हटा दिया क्योंकि वो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने हमारे पास 80%। तो अब जो ये 80% हैं ये इन्हीं में से फैसला होगा कि जीतने वाले को कितने मिलने हैं और हारने वाले को कितने मिलने हैं। ठीक है, तो एक को मिले 55%, इसमें से 55%, और तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, एक को 55% मिल रहा है। अब यहाँ पर ये 100% की वैल्यू का काम कर रही है, एक को 55% मिला तो दूसरे को डेफिनेटली 45% वोट यहाँ पर मिला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली। हमें बताना है कि एक को 55% मिला, तो इसने कहा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो हमें इस 45% की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो टोटल वोट जो थे हमारे पास वो कितने थे, 7500 थे। 7500 में 20% खराब हो गए तो बचे 80% की वैल्यू हमारे पास, 80/100। अब उस 80% में से भी हमें 45% की वैल्यू बतानी है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 9 45। यहाँ पर क्या बचा, 75 गुणा 4 होता है हमारा 300, और 300 गुणा 9 बचा हमारा 2700। ठीक है, तो 2700 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया है, वैसे तो समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा सोचने की कोशिश कीजिए, आसानी से आपको ये जो है मेथड समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड पर, तो इसको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पर मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर और जगह नहीं है। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, एक तो था कि 100% वोट मानकर उसके बाद कर लें, और दूसरा तरीका क्या है वो अब आप देखिए, हमारे पास कितने वोट टोटल यहाँ पर दिए हुए हैं, ये दिए हैं यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, तो टोटल वोट हमारे हैं 7500। इसने कहा कि 20% मत जो है वो अवैध हो गए, तो हमारे पास कुल 80% वोट बचे, 100% में से 20% अवैध हो गए, तो हमारे पास बचे सिर्फ 80%। तो 7500 का 80% यहाँ पर निकालिए, कितना बनता है, 75 अट्ठे, तो 75 चौके होता है आपका 300, और 75 अट्ठे होता है आपका 600, यानी कि 6000 वोट हमारे पास वैलिड अब यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, अब हार जीत का जो फैसला होना है वो इन 6000 वोट में से ही होना है। तो एक को इसमें 55% वोट मिले और दूसरे को कितने मिले, 45% वोट मिले। ठीक है, टोटल 100% होता है ना, तो 45 और 55 को आप जोड़ेंगे तो 100 दिया जाएगा। तो हमें बताना है कि 45% वाले को कितने वोट मिले, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 6000 का सिर्फ और सिर्फ 45% निकाल लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 45 दूनी 90 और 9 तिया 27, 2700 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले वाले मेथड से भी आपका 2700 आंसर था, इस वाले मेथड से भी आपका 2700 ही आंसर है। आई होप कि दोनों ही मेथड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मल्टीप्लाई रिप्रेजेंटेड प्लस मतलब एडिशन, डिवाइड रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव रिप्रेजेंट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी जो प्लस है वो रिप्रेजेंट करता है आपका नेगेटिव को। तो बताइए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लेना है विदाउट साइन, 18, 12, 5, 10 और फिर 10। ठीक है, साइन आपको सारे बाद में लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई दिया है, तो मल्टीप्लाई किसको दर्शाता है, सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस को दर्शाता है। दूसरा है यहाँ पर भाग यानी डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा है हमारा नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को। और लास्ट में जो आपका है वो क्या है, लास्ट में आता है आपका प्लस, तो प्लस किसको दर्शाता है, प्लस आपका यहाँ पर माइनस को दर्शाता है। तो अब यहाँ पर देखिए 18 प्लस 12 गुणा 5/10, तो 5 दूनी 10 और 2 चिक्का 12, यहाँ पर क्या हो गया 18 और 6 24, 24 में से 10 गए 14, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अब यहाँ पर दो ही क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, 48, 49 और 50। तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए यहाँ पर क्या, इन ए सर्टेन कोड चैप्टर इज रिटन एज DGBOUDS। ठीक है, चैप्टर को ये लिखा जाता है, तो इन्होंने पूछा है कि ब्राउन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चैप्टर को क्या लिखा जाता है, CHAPTER, चैप्टर को लिखा जाता है DGBOUDS। तो यहाँ पर हमें रिलेशन बताना है कि ये क्या रिलेशन यहाँ पर लग रहा है। तो सी से एक ज़्यादा आता है डी,
H है आपका 8, G है 7। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक कम हुआ है, A से B एक ज़्यादा हुआ है, P से O एक कम हुआ है। तो सीधा-सीधा हमें यहाँ पर दिख रहा है कि C से एक ज़्यादा हुआ, D हुआ, फिर दूसरे वाले में -1 हुआ, तीसरे वाले में फिर +1 हुआ, फिर -1 फिर +1, इसी तरह से चल रहा है। हमसे पूछा है कि ब्राउन का क्या होगा, BROWN, ठीक है। तो पहले वाले में हमें +1 करना है, यानी कि पहला हमारा C आएगा। तो C देखिए, अब एक निकालते ही आपको सबसे पहले ऑप्शन पर नज़र दौड़ानी है। तो C देखिए एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन C ही होगा, वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको एक फिगर दी हुई है और बताना है कि कौन सी फिगर इसको कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फिगर थी आप इसको मत देखिए, एक्चुअल में फिगर जो दी थी वो ये थी, और इसको कंप्लीट करना है तो वो किससे कंप्लीट होगी ये पूछा है, यानी कि यहाँ पर क्या चौथा जो है वो क्या होगा। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी ही इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, बिना साइन के इन सबको लिख लेना है। सबसे पहले क्या है आपका 54 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवीज़न दे रखा है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ये रहा डिवीज़न है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड, और दूसरा क्या है हमारा नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव मीन्स प्लस है, नेगेटिव मीन्स प्लस है। तीसरा साइन हमारा यहाँ पर क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड मीन्स हमारे यहाँ पर माइनस है। इक्वल टू क्या आएगा, तो देखिए 54 भाग 9, 9 छिक्का 54, 6 आएगा, +3 -4, 6 और 3 9, 9 में से हम अगर 4 यहाँ पर घटा देते हैं तो हमारा यहाँ पर 5 आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये रीजनिंग के यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 2024 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में पूछे गए थे एमएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हम आप कमेंट में बता सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले पहले उस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि समझ में आ ही गए होंगे, बड़े ही इजी क्वेश्चन थे। बस एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा ट्रिकी था, जैसे आपका वो कॉइन वाला, सिक्के वाला, और जो दूसरा था वो वोटिंग वोटिंग वाला तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेपर जो है जो 2024 में हुआ था आपका, ये कंप्लीट कर लिया है। सारी मैराथन क्लासेस आप देख लीजिए, मेरा मानना है कि आपका पेपर इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा।